बाहुल्य क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ते थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में, और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान में थे, वहां के आम जनमानस को उन्हें कुशलपूर्वक उन स्थानों पर छोड़ा जाता, उनकी जो संपत्तियों का नुकसान है उसकी वो भरपाई करते, ताकि वो इस जो जनहानि हुई है, धन हानि हुई है, उससे हम बच जाते। लेकिन सरकारों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस का खुशी सेलिब्रेट किया, और खुशी सेलिब्रेट करने के बाद ये निर्णय ले लिया कि भाई कोई आना चाहे। लेकिन हुआ क्या कि जो उस समय की सेना और पुलिस थी, उस तंत्र में भी हम देखते हैं कि धर्म घुस आया था। उसमें भी क्या हुआ कि जो मुस्लिम सिपाही थे या मुस्लिम धर्म को मानने वाले सिपाही थे, वो उन लोगों का पक्ष कर रहे थे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले सिपाही थे वो हिंदुओं का। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो जान माल की क्षति हो रही थी, मान लीजिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हिंदू और सिख आ रहे थे, उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार अगर हो रहा था, तो जो मुस्लिम सेना के सिपाही थे या सिविलियन सिपाही थे, उन्होंने उनकी कोई रक्षा नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि उनको सुरक्षित रूप से वहां से निकाला जाता, ताकि इस तरह की जनहानि ना होती। और बंटवारे का आधार धर्म ना होकर अगर हम दूसरे तरीके से उसको बांटते तो शायद ये जनहानि ना होती। लेकिन जनहानि तो दोनों तरफ से हुई। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि हिंदुओं को ज्यादा हुई, मुस्लिम, वो बात अलग है कि कोई इस तरह का कोई पैमाना नहीं होता इतिहास में कि साहब के कितना तोल तोल के कितनी हानि हुई है। जन हानि धन हानि दोनों तरफ से हुई, उधर से भी लोग शिफ्ट हुए हैं और इधर से भी शिफ्ट हुए। और इस मार काट में इतिहासकारों का अनुमान है कि 10 लाख लोग हताहत हुए हैं, 10 लाख लोग हताहत हुए हैं, और लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। और जो विस्थापित हुए हैं उनका जो जीवन था वो एक पशु तुल्य बना, क्योंकि उनके लिए ना रहने के लिए घर थे, ना खाने के लिए भोजन था, ना पहनने के लिए कोई वस्त्र था। और सबसे दुख की बात ये थी कि सरकारों ने उनके पुनर्वास के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। हालांकि इतिहास में तो पुनर्वास मंत्रालय का भी जिक्र मिलता है कि पुनर्वास मंत्रालय ने उनके रहने के लिए, उनके आवास के लिए, उनके खाने की व्यवस्था की। लेकिन जब हम इतिहास को गहराई से पढ़ते हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा दुख को झेला, और इसका दुख झेलने के पश्चात उन लोगों को जो उनका कोई सगा संबंधी इधर था, तो उन्होंने उन गांवों में जाके शरण ली, लोगों के यहाँ काम किया, और अपने आप को धीरे धीरे उन्होंने सरवाइव किया। इवन जो लोग माइग्रेट करके वहां से आए थे, जिनके पास जमीन जायदाद थी, वहां पैसा था, तो कुछ बाद में, ये मान लीजिए 6 माह बाद या 8 माह बाद, भारत सरकार ने क्या किया कि किसी व्यक्ति जो माइग्रेट होके हिंदू या सिख आए थे, वो अपने पेपर लेकर आए। पेपर मीन्स जो आपके पास वहां संपत्ति थी, उसकी कोई रजिस्ट्री की कॉपी या इस तरह का कोई पत्र पेपर रहा होगा, और जो पुनर्वास मंत्रालय था उसके समक्ष वो प्रस्तुत किए। उनको प्रस्तुत करने के बाद उन लोगों को कुछ जमीनें अलॉट भी की गई, जैसे उदाहरण के तौर पर मैनपुरी का, या जो इवन जो मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में एक रामराज एरिया जो बेल्ट पड़ती है, जो तराई का क्षेत्र था, पीलीभीत वाला जो रीजन है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये वही पुनर्वास वाले सिख भाई हैं जो 47 में बंटवारे के बाद आए, और उन्हें हमने कुछ वहां जमीनें दी। ऐसे ही हमारा मुजफ्फरनगर में 2 हमें क्षेत्र मिलते हैं, जो हमारा एक नुमाइश कैंप है मुजफ्फरनगर में, ये भी एक रिफ्यूजी कैंप था। और मुजफ्फरनगर में एक गांधी कॉलोनी है, उसमें भी बहुत अधिक लोग रिफ्यूजी थे। तो इवन हमारे कॉलेज के पीछे, जिस आज जहां हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के पीछे भी एक कॉलोनी है, इसमें भी बहुत लोग रिफ्यूजी थे जो शरणार्थी के रूप में आए। बेसिकली उन्हें हम शरणार्थी कह तो देते हैं, लेकिन शरणार्थी शब्द शायद उनके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शरणार्थी का अर्थ होता है कि भाई वो जबरदस्ती भगाए गए हो। उन्होंने तो, कुछ लोगों ने तो वहां स्वेच्छा से भी अपने आप को बचाने के लिए वहां से वो माइग्रेट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने उनको वो हक, वो जो वाजिब उनका हक था वो नहीं दिया, और उसी को हम आज इतिहास में एक विभीषिका के रूप में मना रहे हैं।
और इसमें हम जब देखते हैं, जब हम इतिहास को और खंगालना शुरू करते हैं, तो इतना दर्दनाक खौफनाक मंजर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि इतिहास में इस प्रकार का बंटवारा शायद किसी देश के साथ नहीं हुआ होगा। जैसे हम कभी कभी जब हम छोटे थे, या अभी भी कुछ इस प्रकार के सीरियल्स भी इस पे बनाए गए या कहानियां भी लिखी गई कि वहां से ट्रेन आती थी तो ट्रेन में जीवित आदमी कम और मृत आदमी अधिक मिलते थे, क्योंकि वहां क्या हुआ कि लोगों को एक दूसरे के प्रति धार्मिक उन्माद फैल गया। वो मानने लगे कि शायद ये हमारे धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। और सबसे ज्यादा जो इस अत्याचार में जो सबसे ज्यादा शिकार हुए, वो हुई हमारी माता बहन, हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उनके साथ जो अत्याचार दुराचार उस समय हुआ। ऐसा नहीं कि एक पक्ष ने किया, दोनों पक्ष का, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष ये नहीं देखता कि भाई हमें क्या करना है, क्योंकि वो जो भीड़ होती है, जो भीड़ का स्वरूप होता है, उसमें तो सिर्फ एक यही होता है कि हम दूसरे के मान मर्दन कैसे करें, मान मर्दन कि हम उसको इंसल्ट कैसे। जो महिलाएं थी सबसे ज्यादा इतिहास में, उनकी संख्या लगभग 1 लाख मिलती है जिनको अगवा किया गया था। अगवा मीन्स उनको उठा के ले गए और उनको बलात् धर्म परिवर्तन करा के, है ना, किसी का धर्म परिवर्तन कराया, किसी की नीलाम कर दिया गया। तो सबसे ज्यादा इस विभीषिका का जो शिकार हुई वो हमारी माताएं बहनें हुई। उनको सबसे ज्यादा हमें दुख इस बात का होता है कि भारत सरकार ने कभी भी इस बात पर कोई चर्चा नहीं की, या इस बात पर कभी कोई तवज्जो नहीं दी कि जो उस समय जो लोग उस दुख से गुजरे हैं, कि उनके साथ कभी हम मिले, बैठ के बात करें, उनके अनुभव शेयर करें। शायद ये जो हमारे वर्तमान सरकार है, शायद लास्ट ईयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शुरू किया कि भाई हम विभाजन विभीषिका को सेलिब्रेट करेंगे। देखो, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है कुछ बच्चे या कुछ शिक्षक मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा निजी मंतव्य नहीं है। ये तो जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा, जो मुझे समझ आया, ये अपनी समझ के आधार पर मैं आपसे इस बात में चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा उनको, जो महिलाएं थी, उनको सहन करना पड़ा। हम इसके अतिरिक्त इतिहास में हमें यहां तक भी देखने को मिला, जो किस्वे कैंप दिल्ली का है, वहां लगभग 5 लाख लोगों को शरण दी गई और उनको रहने खाने की व्यवस्था की गई। लेकिन क्या 5 लाख लोगों को हम उस समय आवास पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते थे? इसलिए हमें वहां ऐसी कोई, या कह लीजिए कि हमें उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ हुआ वो इतिहास में ही बड़ा ही दुखदाई था। हम चाहते हैं, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस प्रकार के बंटवारे भविष्य में तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कभी भी नहीं होने चाहिए। इसी पर एक कोटेशन कोट करते हुए एक इतिहासकार थे, मेनन साहब, उन्होंने तो यहां तक भी लिखा है कि जिस समय जो लोग मुस्लिम लोग भारत में रहे, स्वेच्छा से रहे, तो बाद में उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार भी किया जाने लगा और उनके मोहल्लों को लघु पाकिस्तान और उन लोगों को देशद्रोही यहां तक भी कहा गया। तो वो कहते हैं कि जहां इस प्रकार की बात हो, जहां इस प्रकार ये तो का, सर अब भी होता है हमारे देश में। हाँ, जहां इस प्रकार का मंतव्य हो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जब वो लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का वो निवासी हैं, तो उसे बराबर जो संविधान ने राइट दिए हैं उसको वो मिलने चाहिए। और वो इस प्रकार के उन पे, ये बेसिकली एक आक्षेप हो सकता है, एक कटाक्ष हो सकता है। इस प्रकार के कटाक्ष करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो इतिहास में तो इस प्रकार की अनेक चीजें, हालांकि अब हम पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं तो एक पुराना जख्म हरा भी होता है। विभीषिका में
हमें विभीषिका का पॉजिटिव पक्ष देखना चाहिए कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिनके व्यापार व्यवसाय समाप्त हुए थे वहां, उनको हमने क्या क्या दिया, या उन लोगों के लिए हमने पुनर्वास की सही व्यवस्था की कि नहीं की। आप लोग सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, जब कभी आप देखेंगे, अगर जैसे हमारे शहर में ही बहुत लोग हैं जो उस समय के आए हुए हैं, और मैं इतिहास का छात्र हूं, तो इस नाते मैंने उनसे कभी कभी बात की है। जैसे मेरे सर हैं विपिन सर, वो जानते होंगे, एक रामा साइकिल वाले हैं, रामा साइकिल स्टोर वाले, तो वो भी उस समय बचपन में वहां से लोग माइक जाते ऑफ थे। करो भाई, कौन है? तो मैंने उनसे बात की थी। तो जब मैंने उनसे बात की तो कि भाई बंटवारे में आप आए क्या, तो वो ये बताते हैं कि सबसे पहले जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो सबसे पहले वो हरियाणा में आके उन्होंने पुनर्वास कैंप में, जो रिफ्यूजी कैंप था, उसमें शरण ली। और उसमें शरण लेने के प्लीज बाद ऑफ योर माइक, लाबिया माइक ऑफ प्लीज करें अपना। बेटे, है ना। तो मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि भाई आपके सामने क्या क्या मंजर हुए। वो बुजुर्ग थे, लगभग 80-82 साल की उनकी उम्र थी। तो वो जब अपना दुख बयां करने लगे, उनकी आंख भर आई, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो लाहौर में था, एक बड़ा ही रिनाउंड फैमिली थी, और जो मेरी बहन थी वो प्रोफेसर थी, और चाचा मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल थे। और मतलब वो ये बता रहे थे कि हमारा बहुत ही मतलब रिच फैमिली थी, और जिस समय हम आए हैं वहां से भाग के, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। और वो अ, ये बता रहे थे कि जब मुजफ्फरनगर में वो आए, तो जो शिव चौक है, जो बच्चे यहाँ के लोकल होंगे वो जानते होंगे, शिव चौक पर एक ब्रश, जो पेंट का ब्रश होता है पेंट करने के लिए, एक थैले में आकर वो जो आप देखते होंगे मजदूर बेचारे इकट्ठे होते हैं, कहीं आप कोई मजदूरी मिल जाए, तो वो कहते थे सबसे पहले मैं आके यहाँ बैठा था और मैंने मजदूरी का काम शुरू किया, मतलब वॉल पेंट करने लगा, इस तरह का धीरे धीरे काम। तो वो बताना ये यूनियन बोलते चाहते। हैं सर। हाँ जी। तो वो ये सर उसे बताना, यूनियन बोलते हैं। जी हाँ, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि हमने कितना संघर्ष किया, कितना सहन किया, और उसके बावजूद भी उस जो वो व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने अपने दम पर कह लीजिए, या अपनी आत्मविश्वास के कारण इस शहर में अपना एक मुकाम हासिल किया, और अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और आज वो, अब मेरी मुलाकात नहीं है क्योंकि मुलाकात हुए बड़ा लंबे समय हुआ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग वहां से यहाँ आए, उन्होंने क्या सहन किया, जो लोग यहाँ से वहां गए, ऐसा नहीं कि हम उन्हें यहाँ आने वालों को शरण, जो भारत से वहां गए हैं उनको वहां मुजाहिर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो हमारे मुस्लिम यहाँ से वहां माइग्रेट हुए थे उनको वो आदर सम्मान देते हैं, वो उनको आदर सम्मान नहीं देते, उनको वहां मुजाहिर कहा जाता है। तो जो हमेशा माइग्रेट होकर जाता है या अपनी जो जन्मभूमि से विस्थापित होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द हमेशा झलकता रहता है। वो कितना भी काम कर ले, कितना भी देश हित के लिए काम कर ले, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो भाव रहता है। क्योंकि इतिहास में तो हमने आज जो इतिहास, ये तो एक परिचर्चा है, हम आज परिचर्चा करेंगे, कल भूल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस दर्द को, उस दंश को झेला है जिसने, जब उसके सामने आप जाते हो तो शायद आपका गला भर आता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जहाँ घर होता है, व्यवसाय होता है, या जो भी वो कार्य करता है, अगर आप उसे विस्थापित कर देंगे, उसे ये पता नहीं खाएंगे, और ये भी गारंटी नहीं थी कि जब हम कहीं माइग्रेट हो रहे हैं, सीमा पार जाएंगे, कि वहां काम मिलेगा नहीं मिलेगा, या रास्ते में हमारे साथ क्या होगा, हमारी बहू बेटियों के साथ क्या होगा, महिलाओं के साथ क्या होगा। ये इतना खौफनाक मंजर है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक पशु से भी निम्न श्रेणी के मानव थे, कि हमने बंटवारा हुआ, बंटवारा राजनीतिक दलों ने किया, अपनी इच्छा के अनुसार किया, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति चलानी थी, उन्हें अपना, ऐसा नहीं था कि भाई आप राजनीति, लेकिन उन्होंने उकसा दिया हमें, क्यों? क्योंकि शायद उनको उस समय फायदा मिलता। अगर नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो नेहरू जी को ये करना था, और जिन्ना जी उधर थे तो उन्हें भी यही काम करना था कि भाई कोई जान माल की किसी को हानि ना हो। लेकिन वो तो अपनी आजादी के लिए मस्त थे, लेकिन भारत में
हम इस बात को आज इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया गया, और मुझे तो इस बार इतना पढ़ने का मौका मिला कि भाई मैं इसको थोड़ा सा और गहनता से पढ़ लूं। जैसे जब बंटवारा किया गया, मैं थोड़ा सा इस पे और आपकी रोशनी डालता हूं। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, है ना, जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, एक वो पाकिस्तान को दिया गया था, और एक ईस्टर्न पाकिस्तान जो पूर्वी बंगाल था, वो बांग्लादेश के रूप में जो वर्तमान में वो दिया गया था। तो वहां भी जो बंटवारा हुआ, वहां भी जनसंख्या के आधार पर हमने बंटवारा कर दिया। वो जो क्षेत्रफल दिया वो भी हमने जनसंख्या के आधार पर, जैसे पंजाब को हमने बांट दिया 2 हिस्सों में। पश्चिमी पंजाब को कह दिया कि भाई यहाँ हमने 62,000 वर्ग मील का क्षेत्र दे दिया, उसकी आबादी हमने कह दिया कि भाई 1,58,00,000, उसमें मुस्लिम आबादी है। तो उसमें हमने क्या किया कि बहुसंख्यक मुस्लिम है, उनको हम पाकिस्तान, तो मतलब एक तरीके से हमने अपनी सहूलियतें। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जिसको हमने जिम्मा सौंपा वो इस चीज का एक्सपर्ट था ही नहीं, वो एक वकील था जो कानूनवेत्ता तो अच्छा हो सकता है, लेकिन बाउंड्री लाइन खींचने के लिए वो माकूल व्यक्ति नहीं हो सकता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी जल्द से जल्द अपना इसे पीछे छुड़ाना चाहती थी, और जो राजनीतिक दल थे उस समय के हमारे, वो भी जल्द से जल्द अपनी राजनीति को या अपने आप को स्टेबल करना चाहते थे। और इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार इस चीज का कभी ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग वहां से माइग्रेट करके आए, किन पे क्या कठिनाइयां बीती, और लगातार वो इस बात से अनभिज्ञ रहे। और मेरा तो व्यक्तिगत मत यह है कि शायद आज भी उन जो रिफ्यूजी या शरणार्थी या वो जो लोग हमारे भाई बहन उधर से इधर विस्थापित हुए, उनको वो माकूल स्थान अभी भी समाज में नहीं दिया जाता। आज भी कभी कभी इवन मैं भी कभी कभी मुंह से निकल जाता है, अगर वो लोग होते हैं कि रिफ्यूजी, रिफ्यूजी शब्द उन्हें सुनने में कितना बुरा लगता होगा। मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा लगता होगा, क्योंकि कोई रिफ्यूजी बनना नहीं चाहता, कोई अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने दबाववश या कुछ लोगों ने स्वेच्छा से भी छोड़ी, क्योंकि उस समय इस प्रकार की विषम परिस्थितियां थी। तो मेरा तो बस इतना ही मत है इस टॉपिक पे कि भाई इस प्रकार की जो विभीषिका है वो भविष्य में ना हो। और मैं तो ये मानता हूं कि अब हमें से इस पर मरहम लगाना चाहिए, हमें इसे कुरेदना नहीं चाहिए कि हमारे दोनों ही पक्ष को, मेरा निजी मत है, चाहे वो दूसरा पक्ष है या ये पक्ष है, दोनों को इस पर मरहम लगाना चाहिए। और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके बारे में हमें सोचना भी चाहिए, और उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वो करना भी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं कुलदीप जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुछ जो शब्द मुझे पता थे उन्होंने सुनने के लिए मुझे मौका दिया। और प्राचार्य सर भी शायद जुड़े थे, जुड़ गए हैं सर, जुड़ गए। प्रणाम करता हूँ आदरणीय सर को। और मेरे सभी सीनियर साथी विपिन सर हैं, आपने अंजू मैडम का भी नाम लिया, रामकिशन सर, और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा तो यही मानना है, इस विभीषिका को, जो विभाजन की विभीषिका है, इसको आप एक बार पढ़ना जरूर। मेरा तो इतना दावा है कि जब आप शायद इसे पढ़ेंगे तो हो सकता है मेरे थोड़ा बताने में तारतम्यता ना रही हो, तो वो आप थोड़ा सा फील मत करना, क्योंकि मेरा टॉपिक इतना स्ट्रोंग नहीं था मुझे भी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपका भी गला भर आएगा, आंखों में पानी आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने जो विभाजन के समय में जो घटनाएं घटित हुई, 10 लाख लोग मरे, लाखों महिलाएं अगवा की गई, इसके बारे में बड़ा विस्तार से आपने बताया। और निश्चित रूप से मैं जरूर कहूँगा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, लेकिन बाद में आते आते इस तरीके की खाई दोनों के बीच में हुई कि धार्मिक उन्माद आपस में पनपता चला गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर रही, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और आपने अभी बताया कि किस तरीके से
जब माइग्रेशन हुआ लोगों का इधर से उधर और उधर से इधर, तो निश्चित रूप से बहुत ही जन और धन की हानि हुई। और इसी कड़ी में हमारे साथ सर जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, इसमें अभिनंदन है। सर जुड़े हैं? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद कुलदीप जी, सुन पा रहे हैं? मैं सभी को ये भी जरूर बताऊंगा अभी कि सर को भी इतिहास का अच्छा ज्ञान सर रखते हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन साथ साथ इतिहास के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं सर से भी निवेदन करूंगा कि सर एक बार आप भी हम सभी का इस विषय पर मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर कुलदीप जी, हमारे आदरणीय सभी प्रोफेसरगण और प्यारे बच्चों, आज हम जो देश हमारा 14 अगस्त को बंटवारा हुआ देश का विभाजन विविधता दिवस मना रहे हैं, ये हमारे लिए अपने इतिहास को जानने का, इतिहास को समझने का, हमने किस तरीका से आजादी पाई और आजादी की कितनी कॉस्ट हमने पे की, ये सब आज हमें इस पर चर्चा में डिस्कस कर रहे थे माननीय हमारे प्रोफेसर सचिन जी। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं जैसा कुलदीप जी ने बताया, लेकिन इतिहास मैं सभी से कहता हूं, जब भी कभी लेक्चरों में भी होता हूं या कभी बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है, कि अपने इतिहास को हमें जरूर जानना चाहिए। हमें इतिहास बताता है कि हमने क्या जीवन में गलतियां की, हमारे पास्ट में क्या गलतियां रही, जिससे क्या हो उन गलतियों से हम सीखें और आगे जो गलतियां हमने की हैं उनको फिर से ना दोहराएं। बेसिकली जैसा कि अभी बता ही रहे थे प्रोफेसर सचिन जी के करीब 10,000 लोग, 10 लाख लोग जो है इसमें हताहत हुए, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है, और बहुत ज्यादा अत्याचार हुए दोनों ही तरफ, चाहे वो भारत की तरफ सीमा में चाहे पाकिस्तान की सीमा में। मैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि इतिहास का जब भी डिस्कशन होता है तो वो व्यक्तिगत ही होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समझ होती है पढ़ के समझने में कि हम चीजों को किस तरीका से समझते हैं। लेकिन मैंने जैसा पढ़ा और समझने का मैंने प्रयास किया, वो था ये कि देश की आजादी में हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलकर चले। और अगर हम देखें, चाहे अशफाक उल्लाह खां को चाहे भगत सिंह को, सब मिलकर रहते थे और सबका जो मेन मोटिव था वो देश को आजादी ही दिलाना था। अगर हम इतिहास को जानने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि देश के लिए कुर्बानियों में हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो देश आजादी से पहले की बात हो चाहे देश आजादी के बाद की। लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत काम किया। सन 1909 में मोंटोमार्टो जो हमारे रिफॉर्म्स आए थे, उसी में उन्होंने बीज बो दिए थे सांप्रदायिकता के, और आपस में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का पूरा प्रयास किया। ये आपस में तो सब मिलकर ही रहना चाहते थे, और हम सब जानते हैं कि जिन्ना जी को शुरू में उपाधि मिली थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं, और माननीय सरोजिनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर रही, उन्होंने वो ये उपाधि उन्हें दी थी। तो ये जानते हुए कि शुरू में सब लोग एकजुट होकर चले, सबका एक ही मकसद था कि किसी तरीका से देश को स्वतंत्रता दिलानी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन करीब करीब बराबर था। सारे मिलकर असहयोग आंदोलन में शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़े, आपस में जो भाईचारा था वो धीरे धीरे घटा, और उसका जो पूरा, मैं कहूंगा कि जो उसके लिए जिम्मेदार रहे वो अंग्रेजी थे, जिन्होंने कभी भी सदा ये चाहा कि कभी भी हिंदू मुस्लिम एक ना हो, और जिससे इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहे और हमारी शासन सत्ता हिंदुस्तान में चलती रहे। जहां तक देश बंटवारे की बात है, इतिहास तो बहुत लंबी चीज है, बहुत मुश्किल है उसका पूरा डिस्कशन करना, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया
जिस समय देश का बंटवारा हुआ उस समय तक बहुत ज्यादा आपस में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, जिन्ना अलग राष्ट्र की मांग पड़ गए थे। और उस समय स्थिति ये हो गई थी कि गांधी जी, नेहरू, पटेल जैसे हमारे जो बड़े नेता थे वो भी इस बंटवारे को नहीं रोक पाए। हिंसा का दौर अपने चरम पर था। नोआखली और कलकत्ता में खुलकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। बहुत सारे लोग उसमें हताहत होते जा रहे थे। और वो समय था जब गांधी जी को वन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया था माउंट पटेल ने, क्योंकि वो जगह जगह जाते थे और कोशिश करते थे कि कैसे भी सांप्रदायिकता को रोका जाए, लेकिन वो अकेले पड़ गए थे। पाकिस्तान में भी रावलपिंडी और लाहौर जो है हिंसा के बड़े केंद्र बन गए थे। और जैसा कि इतिहास में पढ़ा, जो ट्रेनें आती थी इधर से, पाकिस्तान से इधर आती थी, तो जैसा कि फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता है, तो उसमें लाशों के ढेर होते थे। और यही स्थिति इधर से उधर जाने पर भी थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जो सांप्रदायिकता है वो कभी भी किसी देश को लाभदायक नहीं होती, वो सदा नुकसान पहुंचाती है। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहे जो भी हैं वो एक ही देश से मिलकर बने हुए हैं, तो जरूरी है कि हम आपस में हमारे भाईचारे जैसे संबंध रहें। आपस में जो भी हमारे बीच में मनमुटाव है उनका किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के उन पर डिस्कशन हो, और हृदय में जो पुरानी बातें हैं उनमें अगर हम उन्हीं को कुरेदते रहेंगे, जैसा कि प्रोफेसर सचिन जी भी कह रहे थे, मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम पुरानी ऐसी चीजों को कुरेदेंगे जिससे हमें आपस में वैमनस्य बढ़े, तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें सदा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीका से आपस में मिलजुल कर रहें, और जो हमारा सब धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि धर्म कोई भी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, धर्म में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को आलोचना करने से परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भारत की जो विविधता है और भारत की जो खूबसूरती है वो इसी में है कि हम सब लोग मिलकर चलें, सभी धर्म के लोग मिलकर चलें, और इस तरीका के दिनों पे हम अपने पूर्व इतिहास को पढ़ें, इतिहास को जानें, समझें, और सरसरी तौर पर ना पढ़ें, ऊपर से ना पढ़ें, अंदर से गहराई तक जानने का प्रयास करें। अगर हम अंदर तक जाके इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो हमारी जो समझ है वो हर टॉपिक्स पे विस्तृत होगी, और हमारा जो सोचने का दायरा है वो निश्चित तौर से बढ़ेगा। ये दिवस हमारे लिए ये आत्म आलोचना करने का दिन है कि भारत ऐसे ही भारत नहीं बना, हमने इसके लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस किए हैं, देश में बहुत बड़ी सैक्रिफाइस किए हैं, और बड़ा दुख होता है ये जानने में कि केवल कुछ लोगों की गलतियों से, कुछ लोगों की सत्ता की लालसा से पूरी जो हमारी ह्यूमनिटी है, पूरी मानवता, उसको खतरा पैदा हुए हैं, पहले भी पैदा हुए हैं। हमें साथ साथ ये भी सीखना होगा कि हम नेताओं की पार्टी पॉलिटिक्स में, वोटों की पॉलिटिक्स के पार्ट ना बन जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे इसी चीजों का अनुसरण करते हुए आपस में वैमनस्य पैदा कर लें, क्योंकि नेता तो अपना शासन करते रहेंगे, पहले भी हमने देखा, इतिहास से पढ़ के भी सीखा, लेकिन अंत में जो नुकसान होता है वो मानवता को होता है, इंसान को होता है, और इंसान की बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं वो इससे सफल बनती हैं। लोग अपने पिताओं को खो देते हैं, माताओं को खो देते हैं, अपने बहन भाइयों को हिंसा में खो देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम आपस में भाईचारे के साथ रहें, हम ऐसी मानवता का निर्माण करने का प्रयास करें जो आपस में
प्रेम और भाईचारे के साथ रहे और हम किसी भी तरीका से इस तरीका का कोई व्यवहार ना करें जिससे हमें आपस में कोई वैमनस्य बढ़े। ये दिन मेरे हिसाब से इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए इस दिन को, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमने जब भी पार्टी पॉलिटिक्स और राजनेताओं के चंगुल में इंसान फंसा है तभी उसने कहीं ना कहीं अपनी जान की कीमतें दी हैं। तो मैं कहूंगा सभी लोगों से कि इस पे निश्चित तौर से इतिहास को पढ़ें, इतिहास के अंदर के मर्म को समझने का प्रयास करें और इतिहास का ऊपर से ही आत्मलोकन ना करें बल्कि गहराई के साथ जाकर आत्मलोकन करें। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरी वाणी को आपने सुना और इसमें समय दिया। माननीय प्रोफेसर कुलदीप जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से आयोजित कर रहे हैं। पूरा जो प्रोग्राम्स हैं एनएसएस के अधिकारी हैं और बाकी जो हमारे कॉलेज के मेन प्रोग्राम हैं उनमें बढ़ चढ़ के इनकी भागीदारिता है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही इनका योगदान हमें कॉलेज में मिलता रहेगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे देख पा रहा हूं कि प्रोफेसर सुरेंद्रपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। इनका भी इतिहास में और सामाजिक विज्ञान में गहन चिंतन है, तो मुझे उम्मीद है कि कुलदीप जी जरूर मौका देंगे कुछ और। सर मैं फोन कर रहा था सर, सुरेंद्रपाल जी को उठा नहीं रहे थे। हाँ नहीं, आगे हैं समय पे मौजूद। मुझे उम्मीद है कि आगे वैसे तो कड़ी है मैं अभी करा देता हूँ सर। अच्छा सर। हाँ, प्राचार्य के बाद आगे के प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं है, प्राचार्य आप में से ही है, कोई अलग से नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बोलने की वो नहीं होती। और हाँ फोन नहीं, मैं पहले मतलब शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ 11 बजे से ही। अरे भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कहूंगा कि अभी सिर्फ तो ऐसा ही है कि प्राचार्य के बाद मतलब प्रोग्राम ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कोई और अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। अभी सिर्फ मैंने अपना फोटो ऑन किया है, बाकी मैं जुड़ा हुआ पहले से। कोई और भी बाकी स्टूडेंट अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, कोई प्रोफेसर, तो वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ये हमने जयपुरम पहले बना रखा है, लेकिन समय के साथ में अपने जयपुरम में चेंज किए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जानी चाहिए। तो अगर कोई अपने विचार और भी व्यक्त करना चाहे तो जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं बुला लेता हूँ आपको। सर मैं बुला लेता हूँ। नहीं मैं अच्छा नहीं जैसा कि सर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक डेकोरम है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं अंत में दो शब्द कहने के लिए डॉक्टर सुरेंद्रपाल जी, प्रोफेसर सुरेंद्रपाल जी को बुलाऊंगा कि वो दो शब्द भी कहें और सर का भी, और सब बच्चे जो प्यारे बच्चे जुड़े हैं, जो शिक्षक साथी जुड़े हैं, उन सबका धन्यवाद भी ज्ञापित कर दें एक बार। सर ओवर टू यू। धन्यवाद कुलदीप जी। जैसा कि अभी विस्तार से सचिन जी ने पूरी उस घटना का पूरा विस्तार से वर्णन किया है और सभी पहलुओं को छुआ है, और उसके जो भी पहलू मानवता के लिए एक विभीषिका लेकर आए, उन सबका एक मिनट में मुंह लगा लूं जरा। इसमें मेरे ख्याल से आवाज कट रही है शायद। सही आ रही सर, बोलो। सही है सर, सुन पा रहे हैं सब? सही आ रही है। अच्छा ठीक है। तो इसके लिए जो भी वो इवेंट रहा, जैसी भी परिस्थितियां बनी, जिस कारणों से बनी, इन सब की तो विस्तार से चर्चा हो गई है। हमें हर जो घटना घटित होती है वो हमें कुछ ना कुछ जीवन में सीख देकर जाती है, और वो हमें ये सीख देती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और वो पुनरावृत्ति कब होगी? जब हम अपनी विवेक शक्ति को सही से इस्तेमाल करेंगे। और विवेक शक्ति हमारे को क्या सही है या क्या गलत है, ये हमारे पे जब होगा जब हम वास्तव में साक्षर ना बन के शिक्षित बने। यदि हम शिक्षित होंगे तभी हम चीजों को आकलन, उसका अवलोकन सही ढंग से कर पाएंगे। साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षा किसी भी चीज के अच्छे पहलू या बुरे पहलू का एनालिसिस करके
एक हमें सीख देती है कि हमें आगे का आचरण किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमें, मेरे को सभी जितने भी इसमें छात्र जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे भावी समाज के प्रतिबिंब हैं, भावी नागरिक हैं, वे उनको आगे देश चलाना है, तो उनसे मेरा सभी से ये अनुरोध है कि कहीं भी जो है कोई भी बात होती है तो उसका पहले एक तरीके से अवलोकन करें, उसका पर चिंतन करें और क्या सही है क्या गलत है उसके अनुरूप ही अपने विचार या अपनी एक्ट उसके अनुरूप उनका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप साक्षर ना बने, शिक्षित बने, ताकि आप समाज में एक अपना अच्छा मैसेज दे पाए या आप समाज में सही ढंग से रह पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी इसमें छात्र जुड़े हैं, क्योंकि हमारे लिए छात्र जुड़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छात्रों से ही हम अपने को, हम ये मानते हैं कि अगर हमने एक छात्र को, दो छात्र को या 10 छात्र को भी शिक्षित कर दिया तो हमारा जीवन सफल है। कि हमारे जो हम शिक्षक जो है, हम शिक्षक यहाँ से ऐसे छात्र भेजें जो समाज को परिवर्तित करें। तो मेरा अंत में यही कहना होगा, महाविद्यालय के प्राचार्य जी को मैंने सुना, उनके भी यही विचार रहे। तो जब आपको शिक्षा एक अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं तो आपके विचार अपने आप ही अच्छे आ जाते हैं। यही मेरा सभी छात्रों से कहना है। ओवर टू कुलदीप जी। सर धन्यवाद दे दो सबका। एसपी सर धन्यवाद दे दो सबका। कुलदीप जी सर धन्यवाद ज्ञापित कर दो सबको। धन्यवाद। अब आप आगे। तो मैं इस कार्यक्रम अच्छा। को पुनः मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद आप भी ज्ञापित करिए, कोई बात नहीं। हाँ, सभी छात्र छात्राओं का, प्राचार्य जी और हमारे सभी शिक्षक साथी जो जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सचिन जी का जो मुख्य वक्ता रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई और निश्चित रूप से एक सीख दी कि हम सभी लोग उस चीज को जो बुरे अनुभव है उनसे कुछ ना कुछ सीखें और आगे से ऐसी घटना भारत के अंदर दोबारा ना घटे, समाज के अंदर ना घटे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं। थैंक यू सर। धन्यवाद।